देखो चैप्टर था एसिड बेस एंड सॉल्ट, और चैप्टर का नंबर कौन सा है? सेकंड। इसके हर एक क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसके मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से बच जाते हैं। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब दे दी गई है। टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब बी है, टेस्ट ट्यूब सी। इमेजिन करो एक में डिस्टिल्ड वाटर भरा है, भर दो। एंड द अदर टू कंटेन एन एसिडिक सॉल्यूशन, इसमें भी एसिडिक सॉल्यूशन है और इसमें भी एसिडिक सॉल्यूशन। एंड अ बेसिक, एक में एसिडिक और एक में बेसिक, एक में बेसिक सॉल्यूशन भरा हुआ है रिस्पेक्टिवली। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, कितनी अच्छी बात बता रहा है, तुम्हें सिर्फ क्या दिया गया है? रेड लिटमस पेपर। तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा किसमें क्या भरा हुआ। तुम सोचो यार, तुमने ये पढ़ा है कि जो रेड लिटमस होता है, अच्छा लिटमस पेपर किससे मिलकर बना होता है? लाइकेन। लाइकेन किन दो चीजों से मिलकर बनी होती है? एल्गाई और फंगस। ठीक है, रेड लिटमस क्या करेगा? ब्लू कर देता है। किसको कर देगा लेकिन? बेस को। इसका मतलब अगर रेड लिटमस को जब हम डिप करेंगे एसिड में, तो उसका कलर क्या रहेगा? रेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन लेकिन अगर बेस में डाल डिस्टिल वाटर, अगर रेड लिटमस को एसिड में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? नो चेंज इन कलर, नो चेंज। लेकिन अगर उसको, अगर किसी बेस में पड़ा होगा उसका कलर क्या होगा? ब्लू। कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू। ओके, डिस्टिल्ड वाटर में कलर क्या आएगा? नो चेंज। डिस्टिल्ड वाटर में भी कोई चेंज नहीं। ना? क्या ये बात समझ में आई? बेहद आसान क्वेश्चन था पहला इंटेक्स का। अगर तुम लोग एनसीईआरटी लाए हो तो उसमें लिख भी सकते हो। देखो लिखा है, इसके सॉल्यूशंस को हिंदी में एकदम बनाया गया है। जो बिल्कुल भी रिएक्ट ना करें वो क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर। अगर रिएक्शन हो, एफरवसीन थोड़ा एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, एफरवसीन मतलब थोड़ा सा बुलबुले दिखाई दे। और अगर कलर ही चेंज हो जाए तो कैसा हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है व्हाई शुड कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड द कॉपर वेसल्स। जो कर्ड है, दही और जितनी भी खट्टी चीजें होती कभी भी इनको तांबे और कॉपर के बने हुए उसमें नहीं रखना चाहिए, बर्तन में। क्यों? बच्चों देखो, ये जो कर्ड होता है, कर्ड में क्या होता है? एसिड। और वो भी कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड, है ना? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। धीरे धीरे क्या करता है? कॉपर से रिएक्शन करता रहता है। ओके, अब तुम लोग मुझे बताओ, जब कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या होता है? एक गैस रिलीज होती है, उसका नाम है हाइड्रोजन गैस। हालांकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह है कि एसिड जब भी कॉपर के साथ रिएक्शन करता है तो धीरे धीरे उसका जो टेस्ट है वो कैसा होता जाता है? हानिकारक, यानी पॉइजनस हो जाता है हमारे लिए। कह रहे क्या? तो यहाँ पर कुछ समय बाद ये जो हमारा कर्ड है या जो भी सब्सटेंस है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कॉपर के साथ रिएक्शन करने से ऐसा हो जाएगा हमारे लिए पॉइजनस, यानी हार्मफुल हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो याद रखो, एसिड और मेटल जब भी रिएक्ट करते हैं तो हमेशा क्या बनाते हैं? टॉक्सिक सॉल्ट। क्लियर है? जहरीली नमक जैसा। यहाँ पे बार बार नमक का मतलब NaCl नहीं होता है, इस चैप्टर में कई बार बताया है। मेटेलिक सॉल्ट्स भी जो होती है वो भी पॉइजनस होती है। ठीक है, तो ये हेल्थ के लिए क्या हो जाएगा? हार्मफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। अभी तुमने देखा यार, कभी भी किसी एसिड को हम एक मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है बच्चों? हाइड्रोजन गैस। और हमें पता कैसे चलता है हाइड्रोजन गैस निकलती है? कैसे पता चलता है? कैंडल बर्न करके। ठीक है, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो हम क्या करेंगे? जलती हुई कैंडल को बबल के पास ले जाएंगे तो पॉपअप साउंड आएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उसमें कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कोई देखो, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में खूब आया है ना, जहां पे तुम्हें एग्जैक्ट नाम नहीं देता। एक मेटल का कंपाउंड है बच्चों, पूरा का पूरा कंपाउंड है, और रिएक्ट कर रहा है किससे? डाइल्यूट HCl से। करा देते हैं। जब भी मेटल HCl से रिएक्ट करती है, पता है तुम्हें, प्रोड्यूस एफरवेसिन। तो एफरवेसिन प्रोड्यूस होती है। द मेटल कंपाउंड है ना, कंपाउंड है पूरा। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशर्स अ बर्निंग कैंडल। और वो बुझा देती है एक जलती हुई कैंडल को। फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड, याद आ रहा है कुछ? है ना? तो यहां वो किस गैस की बात कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब तुम्हारे दिमाग में काम कुछ नहीं कर रहा, दिमाग नहीं काम कर रहा कि CO2 प्रोड्यूस करनी है तो सर इधर क्या रखे? तुम खुद सोचो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जब भी प्रोडक्ट में CO2 चाहिए होगी, इधर जो भी कंपाउंड रहा होगा उसमें CO3 जरूर रहा होगा। है ना? मस्त चीज है। जब भी CO2 चाहिए होगी तो लेफ्ट साइड रिएक्टेंट में हमेशा एक कार्बोनेट का कंपाउंड जरूर रहा होगा, और पीछे लिखा है मेटेलिक कार्बोनेट। तुम्हें पता है एक ही होता है, कौन सा? Na2CO3। है ना? Na2CO3 की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं बच्चों? एसिड के साथ। तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? CO2। वही वो गैस है जो हाँ, क्या करती है? कैंडल को बुझा देती है। फिर लिखा है राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। देखो दूसरा वाला उसने तुम्हें खुद ही पहले दे दिया। एक तो गैस निकल रही है CO2, उसने बता रखा है, और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो क्या बना रहा है? कैल्शियम क्लोराइड। है ना? कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा मेटल कंपाउंड है तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की जगह क्या ले लो? कैल्शियम कार्बोनेट। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना है देखो, समझ में आ रहा है? कैल्शियम क्लोराइड।
तभी तो तुम यहाँ पर कैल्शियम और ये CaCl बना के बनाएगा ना, CaCl2। क्या ये बात समझ में आई? तुम सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते थे, लेकिन जो तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है तुम्हें उस पर, अगर यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनना होता तो तुम क्या लेते? सोडियम कार्बोनेट। कैल्शियम क्लोराइड बनना है तो कैल्शियम कार्बोनेट। अगर यहाँ पे जिंक क्लोराइड बनना होता तो यहाँ पे क्या लेते? जिंक कार्बोनेट। मेटल हमारा चेंज हो जाता है उसके अकॉर्डिंग। बाकी तुम्हें रिएक्शन बिल्कुल बेसिक से है, ठीक है, इसमें रटने की जरूरत नहीं है कुछ भी। देखो ये लोगे तो ही वो बनेगा। नेक्स्ट लिखा है, व्हाई डू HCl HNO3 शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वा सॉल्यूशंस while solutions of the compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। ये एक एक्टिविटी थी केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में, एक्टिविटी बनी हुई, देखा था? उसमें 2 बीकर रखे हुए थे बच्चों, एक बीकर में ग्लूकोज भरा हुआ था जब पीपीटी से पढ़ा रहा था, और एक बीकर में कुछ HNO3 रखा हुआ था। तो तुमसे ये कह रहा था, याद करो, ऊपर एक बल्ब लगा हुआ था। इस वाले केस में बल्ब ग्लो कर गया था, कैथोड एनोड लगी हुई थी ट्यूब्स, और इसमें कैथोड एनोड लगी थी, लेकिन इसका जो बल्ब था वो ग्लो नहीं किया था। तुमसे क्वेश्चन यही कह रहा है, ऐसा क्यों होता है? अगर ग्लूकोज भर दोगे तो ग्लो क्यों नहीं कर रहा है, एसिड भर दोगे ग्लो क्यों कर रहा है? इसका रीजन क्या था? जब आप इसमें एसिड भर रहे थे, चाहे HNO3 हो चाहे HCl हो, जैसे ही उसको एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब वाटर मिलेगा, और प्लस जैसे ही आप क्या करोगे, बैटरी ऑन करोगे, इसका क्या शुरू हो जाएगा? आयोनाइजेशन। जैसे आयोनाइजेशन शुरू होगा, ये अपने कंपोनेंट्स में टूटता है, तो H किस में टूटेगा? प्लस में, NO3 माइनस में, H प्लस में, Cl माइनस में। यानी यहाँ पे कौन सा चार्ज क्रिएट कर देगा? ये कैटायन, है ना? ये चार्ज बना देगा, आयोनाइज हो जाएगा, अपने आयन में टूटने लगेगा। जब ये आयन में टूटेगा, बैटरी का स्विच ऑन करोगे तो बल्ब क्या कर जाएगा? ग्लो। जरा ग्लूकोज की बात करो, ग्लूकोज एसिडिक कैरेक्टर शो ही नहीं करता। ये ग्लूकोज भर दो, चाहे फ्रक्टोज भर दो, चाहे इसमें कुछ भी भर दो, फॉर्मूले में जरूर आता है H। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के फॉर्मूले में H तो आता है, तो ये H टूटता क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसकी तरह एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता, प्लस ग्लूकोज को अगर पानी में डाल दो तो भी वो अपने आयोनिक फॉर्म में नहीं आता है। नीचे रीजन लिखा हुआ है, अच्छे समझ लेना। क्या बताया? जो एसिड्स होते हैं पानी के साथ मिलके अपने आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं, यानी H+ आयंस रिलीज करते हैं, लेकिन ग्लूकोज कभी भी H+ आयन रिलीज नहीं कर पाता, मतलब अपने आयनिक फॉर्म में नहीं आ पाता, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं करता। क्लियर है क्या? 2 लाइन का रीजन है, अल्कोहल हो चाहे ग्लूकोज हो, वाटर में डिसॉल्व तो होते हैं पर H+ आयंस नहीं देते, ठीक है, एसिडिक नेचर नहीं दिखाते अपना। क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अभी इंटेक्सुअल एक्सरसाइज के नहीं है, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ये फिर ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास कर देता है? क्योंकि जो एसिड होता है उसमें कौन से आयंस भरे हैं बच्चों? H+ आयंस, है ना? H+ आयंस, जितने ज्यादा H+ आयंस होंगे तुम्हें पता है वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और वीक एसिड क्या होगा? जितने कम H+ आयंस होते हैं। समझ में आया? तो उसका रीजन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है फ्लो ऑफ आयंस पे, इसलिए करंट कंडक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक एक्टिविटी थी केमिस्ट्री की, याद है? उसमें एक गैस प्रोड्यूस हो रही थी, सॉरी हाँ, वो गैस थी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl गैस प्रोड्यूस हो रही थी बीकर से। हमने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे, पहली बार एक ड्राई लिटमस पेपर लेके गए थे, तो क्या कुछ कलर चेंज हुआ था? नहीं। उसके बाद वेट लिटमस पेपर लेके गए थे जिसमें पानी पड़ा हुआ था, तो उसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज, एसिड की प्रेजेंस में। लेकिन ये सोचो कि यहाँ पे जो लिटमस पेपर लेके गए होंगे वो किस कलर का लेके गए होंगे कि कलर चेंज हो गया? वेरी गुड, ब्लू, है ना? कौन सा लिटमस रहा होगा बच्चों? ब्लू। तभी तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ये एसिड निकला था ना, लेकिन दिक्कत ये थी कि ड्राई में नहीं हुआ, है ना? लिटमस में क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको क्या नहीं मिला था बच्चों? वाटर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अपने दिमाग में याद रखोगे, एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर केवल तभी दिखाता है जब उसको क्या मिले? H2O, वाटर मिले। क्यों? क्योंकि जैसे ही एसिड को वाटर मिलता है ना, तो वो क्या टूट जाता है? अपने आयनिक फॉर्म में टूट जाता है, यानी H+ देने लगता है। एसिड की कैरेक्टरिस्टिक ही यही होती है, उसमें क्या होना चाहिए? H+, इसलिए तो ग्लूकोज H+ नहीं दे पाता। क्लियर है? और वो बल्ब ग्लो नहीं कर पाता। ठीक, वाटर जरूरी है HCl को आयनाइजेशन के लिए, ये बात अपने दिमाग में याद रखें, जितना भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब किसी एसिड को डाइल्यूट किया जाता है, व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू द एसिड? इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लो। ये कह रहा है कि आपको एसिड को पानी में मिलाना है, ये सही है, लेकिन कभी भी पानी को एसिड में नहीं मिलाना चाहिए। ओके, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ये तो ऐसे वही बात हो गई कि शराब पीनी है, शराब में पानी मिलाएं कि पानी में शराब मिलाएं, है ना? देखा होगा कुछ लोगों ने, लोग क्या करते हैं। देखो, एसिड हमेशा पानी में डालना चाहिए, कभी भी पानी का। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो एसिड होता है वो ऑलरेडी क्या होता है बच्चों? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और आप अगर उसको डाइल्यूट कर रहे हो, मतलब वो पहले क्या रहा होगा? 100% प्योर रहा होगा, तब तो डाइल्यूट करने की जरूरत पड़ी है। तो जब एसिड की बॉटल रखी, मान लो H2SO4, तुमको कहा गया कि डाइल्यूट करो, तुमने क्या किया? ऊपर से भक्के से पानी फेंका, तो जैसे ही पानी जो है H2O इसमें टकराएगा, H2SO4 क्या करेगा? अपने आयनाइज फॉर्म में, यानी H+ आयंस में टूटने लगेगा,
और उससे क्या होगी, छिट्टी फेंकेगा, मतलब समझ लो ऊपर की तरफ, जैसे कुकर में जब तेल नहीं भड़कता है तो जल जाता है इंसान, छिट्टी आती है, वैसे ही इसके जो एसिड के बूंदे होंगी वो ऊपर की तरफ उठने लगेंगी। क्या ये बात समझ में? लेकिन जब एसिड की वो जब एसिड को पानी में डाला जाता है तो पानी अपने स्टेबल स्टेज में होता है और एसिड को हम ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। तो इसका आंसर समझ में आ गया? एसिड और वाटर की जो रिएक्शन उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं ना, हीट रिलीज होती है, इसीलिए हमेशा स्लोली स्लोली एसिड को वाटर में ऐड करते हैं और लगातार उसको स्ट्रे करते रहते हैं, यानी उसको हिलाते रहते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, ठीक है। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोनियम आयंस घट जाते हैं कि बढ़ जाते हैं, ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में कई बार आया है ना। देखो बच्चों, तुम्हें ये याद है H2O किस में टूटेगा, H++OH माइनस में, ठीक है। ये जो H+ आयंस होता है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में रिएक्शन लिखी है, ये दोबारा किससे मिलता है बच्चों, H2O से। एनसीईआरटी की ये रिएक्शन याद रखना है, H+ H2O दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, H3O+, और इसी आयन को कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसी को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। जैसे जैसे ये कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयंस क्या होती है, जैसे जैसे एसिड को डाइल्यूट करते जाते हैं तो H3O+ क्या होने लगेगा, घटता चला जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि बार बार वो किससे रिएक्शन कर रहा है, वाटर के साथ, तो इसकी जो क्वांटिटी होगी वो क्या होती जाएगी बच्चों, डिक्रीज होती जाएगी। कब तक बनेगा, एक समय तक तो बनेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ये याद रखना, कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयंस क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अभी इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 10। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? सोचो यार, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, और आप उसमें क्या कर रहे हो, खूब सारा बेस मिलाते चले जा रहे हो, और बेस मिला दो। ये तो पहले ही, अच्छा ये स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो KOH ये सब कैसे हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि इनके नाम में सोडियम और पोटेशियम है ना। सोचो, हाँ तो ये तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस है, और आप क्या कर रहे हो, बेस और मिलाते जा रहे हो, यानी OH माइनस आयंस बताओ घटेगा कि बढ़ेगा, और बढ़ता चला जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? यही इसके क्वेश्चन का आंसर था, OH माइनस आयंस की कंसेंट्रेशन क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे, जो मेन क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन रेड लिटमस टू ब्लू, लाल से नीला कर देता है, मतलब वो कैसा रहा होगा, बेस रहा होगा, तभी तो लाल से नीला कर रहा है। तो उसका पीएच कैसा रहा होगा, जो सबसे ज्यादा, देखो 7 से कम जितने भी ऑप्शन लिखे हैं वो सब तो कैसे हो जाएंगे, एसिडिक नेचर के हो जाएंगे। अगर 7 लिखा होता तो कैसा हो जाता, न्यूट्रल हो जाता। 7 से ऊपर लिखा तो क्या हो जाएगा, बेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रस्ड एगशेल्स, अंडे की जो टूटी हुई लेयर होती है व्हाइट कलर की, उसमें जर्दा जिसको बोलते हैं, उसमें क्या पाया जाता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 पाया जाता है। अब गैस CO2 गैस निकलती है, याद आ रहा है कुछ, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी यहाँ पे कार्बोनेट है तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही होगी, है ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, HCl। बच्चों एक क्वेश्चन था, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्म है, ये पेपर में पूछा गया है। अच्छा ये इसका भी तुमसे पूछा कि इसका लाइम वाटर मिल्की क्यों हो जाता है, तो आंसर उसकी वजह से, किसकी वजह से, ये जो CO2 गैस निकलती है इसी की वजह से जो लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की। लाइम वाटर का यूज क्या होता है, ये पेपर में पूछा गया था पहले। लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट को टेस्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, लाइम वाटर का। याद रहेगा, लाइम वाटर का मतलब क्या हो गया, CaCO3 प्लस HCl, ये याद रहेगा। तो क्या निकल के आएगा बताओ, CaCl2, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CaCl2 प्लस, और क्या बनेगा बच्चों, H2O बनेगा, गैस यहां से निकलेगी कौन सी, CO2। क्या ये बात समझ में आई सभी को? तो सर इसमें लाइम वाटर किसको बोला गया है, इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लाइम वाटर। तो पेपर पूछा गया था लाइम वाटर का यूज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस को चेक करने के लिए लाइम वाटर का यूज किया जाता है। ये बात समझ में आ गई, CO2 गैस की प्रेजेंस को चेक करने के लिए लाइम वाटर का यूज किया जाता है। शीट में लिखा हुआ है, पढ़ जाएगी ग्रुप में, देखिएगा। ओके, एक क्वेश्चन आया, 10 ml ऑफ NaOH है, उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं 8 ml ऑफ HCl से। अच्छी बात है, देखो भाई ये है एक बेस, न्यूट्रलाइज कब करोगे, जब आप उसमें क्या डालोगे, एसिड, तभी तो न्यूट्रल होगा, HCl डाल रहे हैं। हाँ लेकिन एक कंडीशन लिखी है, NaOH कितना लिया है, 10, HCl कितना लिया है, 8, देन 20 ml ऑफ सेम NaOH। अब अगर 10 को 20 कर दिया गया तो एसिड कितना चाहिए होगा, जब आपने इसका डबल किया तो उसका भी क्या करना पड़ेगा, डबल, तो ये कितना हो जाएगा, 16 ml। HCl भी कितना हो जाएगा, 16 ml, है ना। इस टाइप क्वेश्चन भी आया पेपर में। फिर लिखा है इसमें से कौन सी मेडिसिन है जिसका यूज किया जाता है ट्रीटिंग इंडाइजेशन, तो आंसर क्या हो जाएगा, एंटासिड्स, है ना। देखो एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं चोट लगने पे, एनाल्जेसिक का इस्तेमाल करते हैं जब आपका सिर दर्द होता है, जितने भी दिमाग से चीजें होती हैं उनका नाम एनाल्जेसिक्स कहा जाता है, जैसे वो सेरिडॉन वगैरह हो गया, पैरासिटामोल हो गया।
एंटीबायोटिक किसके लिए यूज करते हैं? जितनी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं शरीर में, उनको लड़ने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब पता होना चाहिए। एंटी एसिड का इस्तेमाल कब करते हैं? जब शरीर में क्या बढ़ रहा हो, पेट में एसिडिटी का इंक्रीज हो रही होती है, तो एंटी एसिड, एंटा का मतलब अपोजिट। मार्केट में किस नाम से बिकता है? MgOH का होल्ड पैस, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इनो में क्या पड़ा होता है? ये तो होता है जिससे हमारा जो एसिडिटी होती है तुरंत डाउन हो जाती है। आगे बढ़ो। राइट वर्ड इक्वेशंस एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, देखो इस चैप्टर में भी, पिछले चैप्टर में तो भर भर के थे ही, इसमें भी है, लेकिन इसकी जो रिएक्शन है मोस्टली तुम पढ़ चुके हो। सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी कौन सा हो जाएगा? H2SO4। रिएक्शन करानी है जिंक के साथ। देखो बच्चों, जिंक किसको ले जाएगा अपना? सल्फेट के साथ, जिंक सल्फेट करा देगा। अब आपने ये पढ़ा है, मेटल को जब भी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो तो कौन सी गैस निकलती है? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। बैठ के बैलेंस करते रहना। SO4 सही है, H2 सही है, जिंक अपनी जगह सही है। दूसरा कह रहा है डाइल्यूट HCl रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन। अब जब HCl मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? फिर से एक मेटल है और उधर एसिड है, तो क्या हो जाएगा? MgCl2, है ना? MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। कौन सी गैस निकलेगी? ठीक है, ये हो जाएगा। बाद में बैलेंस कर लेना बच्चों। पहली वाली ऑलरेडी बैलेंस की जरूरत पड़ेगी नहीं, दूसरी वाली में पड़ेगी। बैलेंस करना आता है तो ये तो आसान है। अब इसके लिए ABCD मेथड इस्तेमाल मत करना, सीधे सीधे दिख रहा है क्लोरीन वहां दो, तो दो लाने पड़े। सल्फ्यूरिक एसिड के एल्यूमिनियम के साथ देखो ये भी वही है, कौन सी गैस निकलेगी? H2। ये जितनी भी रिएक्शन तुम्हारे इसमें लिखी हुई थी, तीनों रिएक्शन कैसे निकली है? एक एसिड है और दूसरा एक मेटल है। मेटल प्लस एसिड, तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। कोई भी एसिड ले लो, कोई भी मेटल ले लो, बस बच्चों याद रखना प्रोडक्ट सही बनाना। ये वाला, ये जिसको नहीं आ रहा वो देख लो कैसे बन रहा है, रट्टा मार के जाओगे तो यही होगा। H2SO4 और Al, ये टूटता है बच्चों H+ और SO4 2- में। Al अपना वैलेंसी क्या रखता है हमेशा? +3। Al इसके उड़ा के ले जाएगा, इसकी 2 वैलेंसी इसके पास आएगी, और सल्फेट है SO4, इस बंदे की +3 इसके पास जाएगी, तो क्या बना देगा? Al2SO4 का होल थ्राइस, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी निकलेगी। बाद में जाकर तुम बैलेंस करोगे तो कुछ तरह से बन जाएगा। फिर से वही देखो, एक एसिड है और एक मेटल है, तो क्या बनेगा? मेटलिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। चारों रिएक्शन समझ में आ गई बच्चों? ओके। अब आया एनसीईआरटी में क्वेश्चन, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन। देखो ये पेपर में आ चुका है, बताया था। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। जो ग्लूकोज होता है, जो अल्कोहल होता है, उसमें हाइड्रोजन तो होता है, फिर भी क्या नहीं कर सकते ये लोग? आयनाइजेशन नहीं कर, लेकिन ये मतलब एसिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको जब हम पानी में डालते हैं तो क्या हो जाते हैं? पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं। अरे ग्लूकोज यार, ग्लूकॉन डी वाली पानी में डालो तो डिसॉल्व नहीं हो जाती, पी जाते हैं उसके बाद। लेकिन एसिड जो होता है, पानी में आते ही वो क्या करता है? H+ आयंस को रिलीज करने लगता है ना? H+ आयंस, जिसकी वजह से वो अपने एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। क्लियर है? ये वही एक्सपेरिमेंट है बच्चों जो तुम्हारे उसमें था, है ना? बल्ब ग्लो करता है कि नहीं करता? तो अल्कोहल और ग्लूकोज में होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। हो सकता है इसमें कोई क्वेश्चन आ जाए, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा तैयार। व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज? जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्यों बच्चों? डिस्टिल्ड वाटर का पीएच कितना था? कल क्वेश्चन आया था, कितना होता है? 7। लेकिन रेन वाटर का जो पीएच होता है वो <7 होता है, वो एसिडिक होता है बच्चों। क्यों? जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें क्या नहीं होता? H+ आयंस नहीं बनते। सारी कहानी इसी की है एसिड में, H+ आयंस की। जो रेन वाटर होता है उसमें क्या बनने लगता है? H+ आयंस। तो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा, ताजमहल का कलर येलो क्यों हो रहा है? अब इसी चैप्टर से, लेकिन इस चैप्टर में कहीं दिया नहीं था, फिर भी तो पता होना चाहिए। एसिड रेन, याद है कॉन्सेप्ट? एसिड रेन, रट्टा मारो नहीं तो। देखो पानी हो रहा है, बरस रहा है ऊपर से H2O। हमारे इन्वायरमेंट में गाड़ी के पीछे से जो धुआं निकलता है उसमें गैस होती है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चों? एसिड। कौन से एसिड? H2SO4। फिर से देखो बारिश हो रही है, H2O। इन्वायरमेंट में मौजूद है कारों से निकलने वाला धुआं, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। अब इससे रिएक्ट करेगी तो कौन सी गैस बनेगी? HNO3, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। इस तरह की जो बारिश होती है जिसमें ये बन के पानी के साथ आ रहा हो, इसी बारिश को क्या कहा जाता है? एसिड रेन। क्लियर है? जिसकी वजह से जो ताजमहल है और जितने भी मॉन्यूमेंट्स उनका कलर क्या हो रहा है? फेड हो रहा है। हर वो मॉन्यूमेंट जिसमें मार्बल लगे हुए हैं। ओके सर, मार्बल कैसे? मार्बल का काम था CaCO3, और ये है H2SO4। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट अलग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग, और वाटर अलग। याद आया कुछ? अभी रिसेंटली पढ़ा है ऊपर। ठीक है, तो ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? एसिड रेन। क्लियर है? ये हो गया। Why do acids not show acidic behavior in the absence of water? जब तक एसिड नहीं होगा तब तक, सॉरी, जब तक पानी नहीं होगा एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि उसमें क्या नहीं मौजूद है? H+ आयंस। पानी होगा तो ही H+ आयंस होगा, इसलिए ग्लूकोज नहीं दिखा पाता, क्योंकि उसमें डिसॉल्व हो जाता है पूरी तरीके से। हर चीज में क्या घुस रहा है बच्चों? H+ आयंस। देख रहे हो? 5 सॉल्यूशंस बताना है A to E शो दैट pH इतना 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 आइडेंटिफाई करो।
तो इसका आंसर देखें ना, उसमें देख के एनसीईआरटी से तो पता है जिसका पीएच सबसे कम होगा, यहाँ पे पीएच 1 है, जिसका सबसे कम होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो बी पे क्या होगा, नंबर 1। उसके बाद उस एक से कम किसका है, 4, तो उसके पहले कौन आया होगा, ए। और 4 के बाद कौन है, 7, यानी डी रहा होगा। 7 के बाद कौन है, 9, यानी ई रहा होगा। और सबसे ज्यादा बेस कौन है यहाँ पर, 11, यानी सी रहा होगा। क्या ये बात समझ में कैसे अरेंज किया गया? जो सबसे ज्यादा एसिडिक है बच्चों, उसका पीएच लेस देन 7 होगा। जो सबसे कम है वो कौन है यहाँ पर, बी, याद रख। उसके बाद कह रहा है इक्वल मैग्नीशियम रिबन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ये वीक एसिड है और वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। कुछ कुछ दिमाग में क्लिक करते रहना। सेम कंसंट्रेशन वॉल्यूम विच विल शो मोर फिजिंग एंड वाई। फिजिंग का मतलब जिसमें ज्यादा बुलबुले निकलेंगे, थोड़ा रिएक्शन टाइप का दिखेगा। बच्चों ये वीक एसिड है, इसमें तो कुछ होगा नहीं क्योंकि इसमें H+ आयंस कम निकलते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें H+ आयंस भर भर के निकलेंगे। तो ज्यादा फिजिनेस किसमें आएगी, HCl में, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इसका रीजन हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड कौन सा। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं स्ट्रॉन्ग एसिड के दो एग्जांपल, वीक एसिड के 2 एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग बेस के 2 एग्जांपल, वीक बेस के 2 एग्जांपल, एकदम अच्छे से तैयार किए रहो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है बोर्ड में। फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ 6, हाउ विल द पीएच चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो फ्रेश मिल्क है उसको कह रहा है जो पीएच है ना, कितना है, 6 है। और जैसे जैसे किसमें कर्ड में चेंज होगा। अब कर्ड में कौन सा एसिड पाया जाता है, सबको पता है, लैक्टिक एसिड। मतलब उसकी जो एसिडिटी वो क्या बढ़ रही है ना, उसकी जो सोरपना हो जाएगा, जो खट्टापना हो जाएगा, वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। कर्ड इसलिए तो खट्टा होता जाता है दही। तो लैक्टिक एसिड यानी उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी अब, और कम हो जाएगी। पहले तो 6 था, अब घट के और कम हो जाएगी। इसीलिए जो दूधिये होते हैं, जो दूध बेचते हैं, वो क्या करते हैं, दूध को ज्यादा समय तक चलाने के लिए क्या मिला देते हैं, बेकिंग सोडा मिला देते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको दूध को ज्यादा लंबे समय तक टिकाना है मार्केट में बेचने के लिए, उसमें क्या मिला दिया जाता है, बेकिंग सोडा। तो वो सर ऐसा क्यों, जो दूध है, दूध को समय के साथ साथ वो कर्ड में कन्वर्ट होता रहता है, तो उसमें कौन सा एसिड आ जाता है, लैक्टिक एसिड आ जाता। अच्छा नीचे लिखा हो, ठीक है, दूध में समय के साथ साथ क्या जाता है, लैक्टिक एसिड। लेकिन जैसे ही आपने बेकिंग सोडा बनाया, बेकिंग सोडा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बेकिंग सोडा क्या, NaH। फॉर्मूला क्या होता है बेकिंग सोडा का, अरे तुमको लाइव मारना चाहिए यूट्यूब पे। देखो, मिल्क हो गया, लैक्टिक एसिड, और ये हो गया NaCO3। ये बेस हो गया। इससे क्या हो जाएगा, इसकी जो एसिडिटी है उसको लंबे समय तक रोका जा सकता है। तो दूध जो है वो कर्ड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको बेकिंग सोडा मिला देते हैं। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, बेकिंग सोडा जो है ज्यादा देर तक अगर दूध में मिला रहा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, हार्मफुल। इसलिए जब टेस्टिंग होते हैं, मिल्क वाले पकड़े जाते हैं, देखो अक्सर जब त्योहार का समय आता है। क्वेश्चन पूछ रहा था, मिल्क मैन एड्स स्मॉल बेकिंग सोडा टू मिल्क, इसका रीजन बताओ, ऐसा क्यों करते हैं। जो बेकिंग सोडा होता है बच्चों, वो कैसा होता है, बेसिक नेचर का। और इससे जो एसिडिटी होती है दूध में बनने वाली, वो क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। और दूध को कर्ड से बनने के लिए हम लोग एक लंबा समय मिल जाता है, उतनी देर में दूधिया अपना दूध बेच चुका होता है। क्लियर है। तो यहां पे लिखा है मिल्क मैन को बेकिंग सोडा मिलाने से फायदा होता है, वो मेनली मिल्क को ज्यादा देर तक फ्रेश दिखाने और कर्डलिंग कर्डलिंग दही बनने का प्रोसेस को डिले करने से हो जाता है। यही बात समझ में आई। उसका दूध खराब भी नहीं होगा, दूध बिक भी जाएगा, फ्रेशनेस ही बनी रहेगी। अच्छा क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसमें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर रखना चाहिए, क्योंकि क्या करेगा, कल पढ़ाया था, पीओपी अगर पानी के साथ रिएक्शन कर गया यानी H2O के साथ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड, क्या बना देगा, जिप्सम। जिप्सम बना देगा। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा, वेरी गुड। देखो, पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। यहां पे कितने चाहिए हमें, 1.5 H2O। तो क्या मिलके बनाएगा, CaSO4 डॉट 2 H2O। याद है ना, 1.5 ये और हाफ ये मिलके 2 ही तो देते हैं। क्लियर है। तो सोचो अगर आपने पीओपी को गीला कर दिया, मतलब जो हड्डी हड्डी टूटी पीओपी चढ़ी है वो लगातार भीग रही है, तो वो हार्ड मास ऑफ सॉलिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। फिर पीओपी काम ही नहीं करेगी। ठीक है, इसीलिए हमेशा किसमें रखना चाहिए था, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में। मॉइस्चर से याद आया, क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, मैं अभी रिसेंटली देख रहा था। तुम्हें पता है जब एरोप्लेन क्रैश हुआ था तो उसके बाद ही क्वेश्चन उठा था, मतलब तुम लोग तो पढ़ते नहीं हो। जो एरोप्लेन होते हैं उसके जो टायर्स होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है, एरोप्लेन के टायर्स में कौन सी गैस भरी होती है, करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन। तुम्हें पता है हमारे साइकिल का जो टायर होता है, गाड़ी का टायर, ट्रक का टायर, हम लोग तो जाते हैं उसके पास, वो पंप डालता है, गैस भर देता है। ये वाली गैस उसमें क्यों नहीं भर सकते एरोप्लेन के टायर्स में, कि जो ये वाली गैस होती है जो हम लोग पंप से भरवाते हैं, उसमें मॉइस्चर आ जाता है। क्या आता है, मॉइस्चर। सोचो जो एरोप्लेन है उसको इंडिया में तो रहना नहीं है, उसको जगह जगह ट्रैवल करना है। मान लो वो यहां से गया दिल्ली, दिल्ली एक गर्म जगह है,
कल को वो गया वहां पे मॉस्को, मॉस्को में बर्फ पड़ रही है, मॉइस्चर समझते हो, टायर के अंदर क्या बैठ गया, वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए H2O। जैसे ही वो मॉस्को में पहुंचेगा, टेम्परेचर इतना कम वहां पे, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या बन जाएंगे, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएंगे, आइस में। टायर में हवा रही नहीं कि वो क्या बन गया, सॉलिड मास बन गया। तो टायर का प्रेशर बढ़ेगा, फट जाएगा। समझ में आ गई ये बात? इसलिए उसमें कौन सी गैस मिल जाती है बच्चों, नाइट्रोजन। पूछा व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सबको रटा हुआ है, जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करता है उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन तुमसे दो एग्जांपल पूछा है तो अच्छे से रट के जाओगे दो एग्जांपल। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के दो यूजर्स बताने। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कहां होता है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहां होता है, कल बताया था। वॉशिंग सोडा का नाम ही वॉशिंग, सोप वगैरह बनाने में, और बेकिंग सोडा। अच्छा एक चीज और, बेकिंग सोडा के इस्तेमाल में ये मत लिख देना कि मिल्क मैन इसका इस्तेमाल करते हैं, ये इसका इस्तेमाल नहीं, इसका दुरुपयोग है ना, इसका यूज नहीं है बेकिंग सोडा का, पकड़े जाओगे तो जेल अलग हो जाएगी। बेकिंग सोडा का यूज है ना केक्स को फ्लफी बनाने में, क्योंकि फ्लफी तभी बनता है जब उसमें से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और एंटी एसिड्स बनाने में। बस इतने थे हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन, खत्म।